हेलो हेलो हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आवाज प्रॉपर आ रही है? कैसे हो आप लोग? और क्या हाल चाल है आपके? एकदम आनंद में हो? बढ़िया बात है जी। नमस्कार, राम 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 राम। कैसी चल रही है आप लोगों की सारी क्लासेस? हाँ। राजस्थान ज्योग्राफी की बुक तो नहीं, टॉपिक तो आ ही रहे हैं। ज्योग्राफी में अभी कुछ जिलों पे संशय चल रहा है, तो ये दूदू, जयपुर शहर, जोधपुर शहर, तो ऑलमोस्ट 5-7 दिन 10 दिन में डिसीजन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा रोक रखा। पहले आप मुझे और छोड़ो सारी बातें, पहले ये बताओ कैसे चल रही है आप लोगों की क्लासेस? हाँ। सभी अपने अपने बैच का फीडबैक देना भाई। मतलब जिस उम्मीद से आप बूस्टर पे आए हैं, वो उम्मीद के अनुसार हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं? सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छी चल रही है। क्लास चलनी भाग रही है। एवरी सिंगल फैकल्टी, रुको रुको, इतनी बढ़िया तारीफ घटा। बढ़िया। जबरदस्त। शानदार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। करंट अफेयर बस आपकी किताब पे लगी हुई है? मतलब सारी टीम जो है वो केवल अब करंट अफेयर की बुक पे लगी हुई है। उन सबको बोल दिया है कि अपने जितनी भी बूस्टर अकेडमी कंटेंट टीम है, वो सारे लोग जो है वो अब छुट्टी पर जा रहे हैं। तो मतलब जितना काम है ना, वो 7 तारीख तक हो जाना है, फिर सारे छुट्टी पे। पूछो क्यों? क्या कारण है? उसका कारण इतना से है, सबको अपना आरएस देना है भाई। हाँ, अपने यहाँ पर है कि किसी को बेरोजगार थोड़ी रहना है, तो सबको अपना आरएस देना है। तो पूरी की पूरी टीम जो है वो छुट्टी पे जा रही है, तो सबको टास्क दिया हुआ है कि आप आगामी आने वाले सारे टेस्ट तैयार करवा के जाएं। कंप्लीट बढ़िया तरीके से जो है वो इनके करंट अफेयर को तैयार करवा के जाएं, आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तैयार करवा के जाएं। उसके बाद में एकदम आराम से जाके अपनी पढ़ाई करो, पेपर दो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, आपा सुनील दी गणाई दे लिया पैं करा। ओके। 92 से 100 की रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिली, इन आगे बिठाओ। कौन हो भाई? इन आगे बिठाया। और 92 100 की पढ़ना चाहिए भाई, इन आगे बिठाया। भाई थोड़ी बहुत लिहाज कर यार। सिलेबस में कौन बिना सिलेबस पढ़ सी है? हैं? एकदम ही मजाक करोगे? थोड़ा बहुत तो यार ऐसे रखो। कमेंट ऑफ मत करो, एक बार मुझे बताओ एकदम क्लियर दिख रहा है क्या? आ जाओ, टॉपिक कंप्लीट करें। आ जाओ हो गई, घर सारी बातें हो गई। कल मैं तुम लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 तारीख से सब तैयार रहना, इस टाइम शाम को इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट होने वाली है।
मार 1.5 साल की है टाबर है बीमर थारम कोई अंतर गुण भाई साहब, अतो ही पेशेंस बीमर अतो ही थारम है। मतलब जितना सीवी में पेशेंस है ना उतना ही तुम में। वो 1.5 साल की है तुम में से कई जो 25 के हैं कहीं 30 के हैं, लेकिन अंतर 1% नहीं है। मेरे को पता आवाज नहीं आ रही, लेकिन तुम बावड़े हो जाओ तो आवाज को नहीं आ रही, आवाज को नहीं आ रही, ओ गुरुजी आवाज को नहीं आ रही। इसे लक्षण भी मैं कोई चीज नया देवा जाए एकदम ये ले रही पड़ जानो रोनो, तो ये थोड़ा लक्षण छोड़ो यार। बीका तो चलो काम चाल सी बात तो 1.5 साल की है, थारो काम किया चाल सी आगे भाई भी शास्त्र दूसरे भी जानो है छोरा ने भी जानो है, तो इं करो जी क्या पार पड़ी। अगला धोखो जालो को भाई साहब इस जमाई घटो इं करे मिनट में ही पानी पियाओ और कोने अरे पानी लेओगे, अरे लेओ को नहीं कितनी देर होगी पानी है। अब भैया को तो और ही काम चाल जी थे कम कम तारा लकड़ सुधार ले हो। हाँ अब तुम्हारे लकड़ है ही नहीं कमेंट सेक्शन ओपन रखने वाले, पवन ऊर्जा करवाता हूँ तुम लोगों में और उसके बाद में आगे चलते हैं। कुछ ही है चालू हो जाते हैं रुकते ही नहीं है फिर बाद में, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है आ जाओ पवन ऊर्जा पढ़ते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, फिर तुम्हारी छुट्टी करते हैं। फिर बाद में कल तुम्हारा खनिज का टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि 3 दिन चलेगा, उसके बाद में हम इंडियन पॉलिटी पे जाएंगे। जो मैं कहने वाला था वो मैं तुम लोगों को जो है वो अभी कह देता हूं, फिर तो क्या तुम लोगों के पास टाइम हो या नहीं हो। मैं 1 तारीख से जो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका मैं एक डेमो तुम्हें भारतीय एकीकरण में दे चुका हूं। मैं अब तक मेरे द्वारा पढ़ाई गई इंडियन पॉलिटी की सारी सीमाओं से बाहर जाके मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी के अंदर 95 से अधिक % आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप इकोनॉमी से भी ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे उसे। इकोनॉमी तो मैं हमेशा पढ़ाता ही हूँ, तो जितना इंतजार आपको है उतना मुझे भी है। 1 तारीख से इंडिया पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है। आपका जो है वो मतलब अंदाज बदल जाएगा। 1 महीने में पूरी पॉलिटी करेंगे। ठीक है मैंने भी जो है वो लीव एप्लीकेशन डाल दी है, ऑलमोस्ट है, लीव सेंक्शन हो जाएगी 1-2 तारीख के आसपास। हाँ पुराने बैच वालों को भी जिनको वापस पढ़ना है वो पढ़ लेना भले, लेकिन बहुत जी लगा के इंडियन पॉलिटी बुक आए नहीं आए तुम्हें नोट्स मिलते रहेंगे और शेयर करने नहीं है, शेयर करने नहीं है। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में, क्योंकि सौर ऊर्जा के बारे में कल बात कर ली थी, पवन ऊर्जा के बारे में बात करके बात खत्म करते हैं फिर बाद में, क्योंकि बात चलते हुए हो गए कई दिन, तो बात करें दोस्तों अगर हमारे यहाँ पे, तो पवन ऊर्जा के जो है वो सबसे पहली नीति हमारे सन 2000 में आई थी। पवन ऊर्जा की सबसे पहली नीति सन 2000 में आई थी, और अपने यहाँ 18 दिसंबर 2019 को भी जो है वो पवन ऊर्जा की जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे पॉलिसी आई है। अगर आप लोग देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने हाल ही में सर्वे किया है कि दोस्तों आपके यहाँ पे 150 मीटर हब की ऊंचाई पे, 150 मीटर हब की ऊंचाई के अंदर 284 गीगावाट आपके यहाँ जो है वो पवन ऊर्जा की संभावना है। बहुत ज्यादा है ये संभावना, छोटी मोटी संभावना नहीं है। सोलर एनर्जी की संभावना जो है आपकी, सोलर एनर्जी की जो संभावना थी वो कितनी थी, 142 गीगावाट। ठीक है और 150 मीटर हब पे, ये याद रख लेना, इसमें भी पूछ सकते हैं कि अपनी कितनी है दोस्तों विंड एनर्जी की संभावना, वो है दोस्तों आपके 284 गीगावाट। मैं आपको बता देता हूं कि पवन ऊर्जा जो है उसकी संभावनाओं का एक ही कारण है, एक तो हमारे यहाँ पे जो मतलब जो है वो वायु की स्पीड जो है ना बहुत अच्छी है, 20 से 40 किलोमीटर की स्पेस के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट जो रेंज में अपने जो है वो स्पीड है। दूसरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी राजस्थान में जो है वो एक आपके यहाँ कोई रुकावट नहीं है। दूसरा अरावली श्रृंखला के जो गैप है ना, इनमें अपार संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में तो विंड एनर्जी की वैसे भी कोई कमी नहीं है, घनी बाढ़ चल रहा है, घनी हवा जो है वो, और बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए होती है, 20 से 40 किलोमीटर की रेंज में चाहिए, ज्यादा आंधी की भी कोई जरूरत नहीं है। और फिर वास्तव में ये आपकी जो विंड एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ 284 गीगावाट की जो है वो कैपेसिटी है, 284 गीगावाट की क्या कैपेसिटी है। और आज के दिन हम लोग जो है वो 5209 मेगावाट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज के दिन हम लोग जो कितना 5209 मेगावाट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैं फिर बता देता हूं, पवन ऊर्जा जो है वो हमारे यहाँ पे
सौर ऊर्जा से भी पहले जो पवन ऊर्जा के प्लांट लगने स्टार्ट हो गए थे। उस जमाने में भी जब हम बचपन में थे तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, कोई झीड़ माता हर्षबेरू गया तो वहां पे उसने देखा होगा, कोई जैसलमेर गया तो वहां पे उन्होंने जो है वो अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी, इन जगह पे देखा होगा कि पहले से ही हमारे यहाँ पे जो है वो ये लगने स्टार्ट जो है वो हो चुके थे। तो याद रखिए पवन ऊर्जा की अब तक जो है वो संभावना 284 गीगावाट है, लेकिन आज के दिन उत्पादन जो है वो दोस्तों 5209 मेगावाट का है। उसी तरीके से सौर ऊर्जा की संभावना 142 गीगावाट की है, लेकिन उत्पादन 19459 मेगावाट का है। 19459 मेगावाट का है, पढ़ा हमने कल। पवन ऊर्जा की 3 पहली परियोजनाएं याद करें। पहले क्वेश्चन पूछते थे कि आपके यहाँ पे पवन ऊर्जा की जो है वो पहली राज्य सरकार की परियोजना कहां थी? अमर सागर। तो सब याद करते थे अमर सागर, जैसलमेर, अमर सागर, जैसलमेर। फिर इन्होंने जो है वो एसीएफ में क्वेश्चन पूछा, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा, दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो देवगढ़ प्रतापगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़। अब भाई 2 तो पूछ ले इन्होंने, अब आपसे अगर तीसरी पूछ ले तो आप बता देना बीठड़ी जोधपुर, बीठड़ी जोधपुर, बीठड़ी जोधपुर। तो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना आपकी अमर सागर जैसलमेर थी। उसके बाद में दूसरी पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट आपका देवगढ़ प्रतापगढ़ था। तीसरा बीठड़ी जोधपुर था। कमेंट सेक्शन में तो तुम लिख नहीं सकते, तो कॉपी में कहीं पे भी लिख लो एक बार अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी। फिर भी ना याद हुए तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के देखो, क्योंकि वो रिदम याद होना जरूरी है। अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी, अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी, अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी, अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी। जब जनरली क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट होती है वहां पे कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों में कह रहा हूँ पैसे लगा के अगर ऐप पे नहीं पढ़ रहे हो तो भाई साहब क्या चक्कर है तुम्हारा? है ऑनलाइन में केवल और केवल एक ही समस्या है, वो ये है कि कंटिन्यूटी आपको खुद मेंटेन करनी पड़ेगी। ये हम वादा कर सकते हैं कि हम आपको ऑफलाइन से भी बेटर, लाखों रुपए की फीस से भी बेटर जो है वो एजुकेशन उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन आपको जो है ना कंटिन्यूटी आपको करनी पड़ेगी। तो कहीं यहाँ के अलावा मेरा दर्शन करना आके गुरु जी राम राम जावा में, तो भाई क्यों खोटी हो, क्यों रुपया लगाओ घर का? अभी नहीं, मतलब कोई काम धंधे लागो, टाइम सर काम करेडो बढ़िया है। हाँ, तो अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी, तो एटलीस्ट थोड़ी सी कंटिन्यूटी रखो। जो रिकॉर्डेड देखना है वो भी अब लाइव आने की कोशिश करें। शाम की क्लास में आप लाइव आ सकते हैं, क्योंकि 9:30 वाले में कोई बहाना नहीं है ना, ऑफिस जाना, घर का काम हो जाता है, रोटी राटी बनाना, सारा काम हो जाता है। तो चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, एक्स सर्विसमैन हो, चाहे दोस्तों आपके जो सर्विसमैन हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी में हो, कोई सी नौकरी में आप शाम की शिफ्ट में ये क्लास ले सकते हैं। तो कृपया करके जो है वो, हाँ, अमर सागर, देवगढ़, जो बीठड़ी, कोई ट्रिक नहीं है भाई, आगे ध्यान रखें। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना 1999 में राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन द्वारा कर दी जाती है। याद रखें, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही अपने यहाँ पहले चला करता था, और एक संस्था चला करती थी रेडा। एक संस्था कौन सी चला करती थी? रेडा। इन दोनों को, क्योंकि रेडा की स्थापना 85 में हुआ थी और आरपीसीएल की स्थापना 1995 में हुआ थी, इन दोनों को मिलाकर हमने राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड 9 अगस्त 2002 को स्थापना की थी। याद है तुम लोगों को? 9 अगस्त 2002 को स्थापना की थी। तो अमर सागर में जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी, भारत सरकार के सहयोग से स्थापना की थी, लेकिन राज्य में पहली जो है वो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना थी, जो कि जैसलमेर में। दूसरी देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, ये भी आरपीसीएल करती है, लेकिन वर्तमान में इसका संचालन एशियन टर्बाइन प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। तो राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना, राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना जो है वो दोस्तों कौन सी थी? देवगढ़ प्रतापगढ़ वाली, जो कि राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्थापना की थी। और ये आपके यहाँ सन 2000 के आसपास देवगढ़ में जो इसकी स्थापना की गई, देवगढ़ प्रतापगढ़। थर्ड चलते हैं, तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो याद रखें 2 ही मेगावाट है, 210 नहीं, हाँ 2 मेगावाट ही है। तो याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पर क्या याद रखना आप लोगों को? बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना। क्या याद रखना है? बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, जो कि दोस्तों बीठड़ी आज के दिन दोस्तों किस में आता है? फलोदी में आता है। बीठड़ी आज के दिन किस में आता है? फलोदी के अंदर आता है, क्योंकि जैसलमेर का कुछ पोर्शन दोस्तों आपके यहाँ पे है। तो बीठड़ी फलोदी जो है वो आपका बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना जो है वो राज्य की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना थी। कौन सी? थर्ड पवन ऊर्जा परियोजना थी।
इन तीनों के नाम ही आप लोगों को याद करने हैं, अमरसागर, देवगढ़ और बीठड़ी। अमरसागर, देवगढ़, बीठड़ी, अमरसागर, देवगढ़, बीठड़ी। अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ प्राइवेट निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जो थी वो बड़ा बाग पवन ऊर्जा परियोजना थी। याद रखें, बड़ा बाग परियोजना दोस्तों, याद आप लोग, बड़ा बाग छतरी आप लोगों को जो जैसलमेर याद ही है। और ये दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो क्या, मैसर्स कालानी इंडस्ट्रीज के द्वारा संचालित है 2001 से। ये क्या आपकी, ये प्राइवेट सेक्टर की पहली हमारे यहाँ पवन ऊर्जा परियोजना है। तो अमरसागर, देवगढ़, बीठड़ी तो याद है। बड़ा बाग प्राइवेट सेक्टर की पहली है जो कि कालानी इंडस्ट्रीज वालों ने 2001 के अंदर स्टार्ट की। इसके अलावा राजस्थान खनिज एवं खान निगम जो है वो हंसुआ जैसलमेर के अंदर करवा रहा है। हाँ, हर्ष पर्वत सीकर में एयरकॉन कंपनी चला रही है, धर्मोत्तर में प्रतापगढ़, बड़ा बाग जैसलमेर में इनकी भी एक चल रही है। तो ये हंसुआ, बड़ा बाग, मोहनगढ़, सोडा साडन, पोहरा बहुत सारी लगी हुई है। ये प्रश्न पूछे हुए हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट अमरसागर, देवगढ़, बीठड़ी और बड़ा बाग है, जनरली हम 4 ही याद करने की कोशिश करते हैं, अमरसागर, देवगढ़, बीठड़ी और एक अपना बड़ा बाग प्राइवेट सेक्टर की पहली है। लेकिन उसके अलावा जो ये लगी हुई है, हंसुआ जैसलमेर में लगा रखी है, हर्ष पर्वत सीकर पे तो बहुत पहले से लगी हुई है, मतलब जीण माता पैदल शुरू से जा रहे हैं हम तो तब से ही मैंने तो मतलब जो है वो देखी है, कब से, ये 2000 के आसपास की लगी हुई है। और उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो धर्मोत्तर प्रतापगढ़ में लगी हुई है। उसके अलावा अदर अगर प्राइवेट सेक्टर की देखें तो जसवंतगढ़, उदयपुर, खाड़ोल, बीकानेर, सोडा साडन जैसलमेर, पोरा जैसलमेर, तभी तो कहते हैं सबसे ज्यादा जैसलमेर में ये अदर है। तो गुरु जी अति याद करनी पड़ेगी पवन ऊर्जा परियोजना से, तो इतनी याद करनी पड़ेगी एटलीस्ट आप लोगों को, और ज्यादा नहीं तो कम से कम जो है वो इतनी तो याद कर लो भाई। आपके अमर सागर आप लोगों को पहले याद ही है, अमर सागर आप लोगों को पहले से याद ही है। यह आपकी फर्स्ट जो है वो सरकार की, बड़ा बाग जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो किसकी, याद रखें प्राइवेट सेक्टर की, पहली प्राइवेट सेक्टर की। और उसके बाद में हंसुआ जो है वो दोस्तों आप लोग याद रखें आपके यहाँ पे, ये आपके जो है वो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड वालों की। फिर दोस्तों जो है वो पोरा और जो है वो सोडा साडन, पोरा और सोडा साडन जो है ये दोस्तों आपके जो है वो जैसलमेर के अंदर जो है वो प्राइवेट। ये पहले 5 याद करो जैसलमेर वाली, और फिर बाद में याद करेंगे जैसलमेर वाली। याद करो जैसलमेर वाले, याद करो, बायोमास में इतना कोई टाइम नहीं लगेगा, पहले जैसलमेर वाले सभी लिखो एक बार। अमर सागर होगी, बड़ा बाग होगी, हंसुआ, पोहरा और सोडा साडन, हंसुआ, पोहरा और सोडा साडन। 2 मेगावाट, छोटी छोटी होती है, इतनी ज्यादा कोई पवन ऊर्जा परियोजना एक साथ कोई 200 मेगावाट की नहीं होती। 2 मेगावाट, हाँ 2 गीगावाट की होगी आपके यहाँ पे, कुछ ऐसे छोटी छोटी होती है, ज्यादा मतलब इतनी कोई भारी नहीं होती है। हाँ लिखो एक बार सभी के सभी। अमर सागर, बड़ा बाग, हंसुआ, पोरा, सोडा साडन। तुम तो इनका मिलान करवाएगा अगला और कुछ ही नहीं पूछेगा। पवन ऊर्जा का एकदम सिंपल सा प्रश्न आता है, वो इनका मिलान करवाता है। तो एटलीस्ट जैसलमेर वाली याद कर लोगे ना तो और अपने आप याद हो जाएगी। खाड़ोल, बीकानेर, जसवंतगढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, अपन जो धर्मोत्तर प्रतापगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़ याद कर लेंगे। अमर सागर, बड़ा बाग, हंसुआ याद है, पोरा, सोडा साडन और हंसुआ याद कर लो। ओके, जैसलमेर में गर्मी बहुत है इसलिए वहां पे सोडा पिया जाता है। ओके, सोडा जो है वो आपके जो राजपूतों के अंदर जो है वो मेन, हाँ जिस तरीके से भाटी राजपूत, जिस तरीके से सोडा राजपूत, तो आपको जैसलमेर में जो मिलेंगे, जैसलमेर बाड़मेर इस साइड में। कुछ भी कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब याद करने की एटलीस्ट एक मतलब कोई थोड़ा बहुत तो मान सम्मान होता है किसी ट्रिक के अंदर। तुमने वो सारी हदें भी पूरी कर दी है, तो थोड़ा बहुत तो रखो। अब जैसे हमारा बिदा सर है, तो बिदा सर जिस तरीके से आपके राठौड़ों, हाँ तो उसमें से जो है वो बिदा जी हमारे यहाँ आए तो फिर बिदावत, शेखा जी थे तो शेखावत, तो थोड़ा बहुत तो रखो यार। ऐसे बिका जैसलमेर में सोडा पीते हैं इसलिए सर ऐसे याद कर लें। ये भगवान क्या करेंगे हाँ, तुक्का लगा रहे हैं सर। तो फिर बाद में तो जैसलमेर वाले हंसते बहुत है तो हंसुआ है, फिर पोरा का कैसे बनाओगे, इसकी कोई ट्रिक बनाओ। दिल उनका बड़ा है इसलिए बड़ा बाग। क्या सर आप कितना सुनाते हो, इतना तो हक बनता है मेरा।
हम्म, ठीक है। तो क्या याद रखना है दोस्तों आप लोगों को कि सर पोहा खाते हैं तो पोरा मतलब पोहा खाते हैं फिर सोडा पीते हैं, ये क्या मतलब है यार? तुम लोग पढ़ लो तो पढ़ लो, याद करो तो कर लो, ये कोई मतलब है? हाँ क्या, अमर सागर, बड़ा बाग, हंसुआ, पोरा, सोडा सोडन याद हो जाएगा। उसके अलावा हर्ष पर्वत वाली कहाँ पे है दोस्तों? उसके अलावा दोस्तों आपकी हर्ष पर्वत वाली कहाँ पे है? हर्ष पर्वत वाली जो है वो दोस्तों आपके जो सीकर में है। जसवंतगढ़ वाली कहाँ पे है? जसवंतगढ़ वाली जो है वो दोस्तों आपके जो उदयपुर में है, उदयपुर में है। और उसके अलावा धर्मोत्तर और देवगढ़ कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। धर्मोत्तर और देवगढ़ कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। धर्मोत्तर और देवगढ़ कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। याद रह जाएगा। बीठड़ी फलोदी जोधपुर है। और पहली पॉलिसी कब आई थी? सन 2000 में आई थी। पहली पॉलिसी कब आई थी? सन 2000 में थी आई। अब 2019 में आई, जो 18 दिसंबर 2019 को आई, जिसके अंदर हम लोगों ने हाइब्रिड, हाँ एंड आपकी जो है वो विंड एनर्जी पॉलिसी आई 2019 के अंदर, और जिसमें हमने लगभग 4000 मेगावाट का टारगेट रखा था। लेकिन आज के दिन 5209 मेगावाट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। 5209 मेगावाट का हम लोग जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लगभग 2024-25 तक हम लोगों ने टारगेट रखा था कि लगभग 2000 मेगावाट की जो क्षमता के जो है नवीन खरीद के दायित्व का था। उसके साथ साथ बाहरी राज्यों को बेचने के लिए लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन करेंगे। लगभग 4000 मेगावाट का टारगेट था, लेकिन आज 5209 पर हम लोग चल रहे हैं। 5209 पर हम लोग चल रहे हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। पवन ऊर्जा की पहली नीति 2000, फिर बाद में 2003 में, फिर 2012 में बात करो। आज ऋतुराज सर को भी थोड़ी परेशान कर रही, किसने किया था? क्या बात हो गई थी? आएगी रेखा जी, एक बार जब तक मैं करवाऊँ तब तक जो है वो आप लोग साथ साथ पढ़ते रहे। 5-4 दिन थोड़ा सा जिलों का संशय है, अगर गवर्नमेंट कुछ क्लियर कर देती है तो फिर मैं करवा दूंगा। क्या बात हो गई थी? देखो सारे टीचर बहुत डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, हम उम्मीद करते हैं आप ये थोड़ा ध्यान से लिहाज से रहें, नहीं फिर बाद में हमें कोई बहुत ज्यादा। सर कह रहे थे कि आपको अवगत कराया जाए। क्या बोला था? चलो मैं पूछता हूँ, अगर फिर भी कोई है जिसको भरम है तो ऑनलाइन पढ़ाते टीचर को है ना डिमोरलाइज मत किया करो, बहुत शिद्दत से पढ़ाने वाले आदमी है सारे सारे। लेकिन फिर भी अगर कोई की कीड़ा करने की इच्छा है ना, तो फिर बाद में मैं कोई चीज़ का सुना रिकॉर्ड हो सी, है ना? तो कोई आदमी अगर इंटेंशनली ऐसा कर रहा है तो फिर हमें इलाज करना पड़ेगा, है ना? और भाई हम इस लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म में इलाज हम यही कर सकते हैं कि हम आपको ब्लॉक करें, आपका कोर्स बंद कर दें। इससे ज़्यादा तो और क्या हो सकता है? ओके, तो मैं करवाता हूँ, कल देखता हूँ कौन था। अब आ जाओ, ये अपन की पवन ऊर्जा कंप्लीट है। मेनली क्लास में आया करो, कोई का मतलब इतनी समस्या ही है तो दूसरा मास्टर प्लान जो कहता जी लगा पढ़ा रे बन क्यों भी ना मतलब परेशान करूँ। तो अब देखो, पवन ऊर्जा में आपको जो चीज़ याद होनी चाहिए वो सिंपल सी क्या क्या चीज़ याद होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे पवन ऊर्जा की संभावना 284 गीगावाट की है। ये संभावना 150 मीटर ऊंचाई पर है, मीटर हब पर है। याद आपको ये भी होना चाहिए कि हमारे यहाँ 5209 मेगावाट का जो है वो क्या होता है, उत्पादन होता है। सबसे पहले अमर सागर पर, हाँ, फिर दोस्तों आपके देवगढ़, फिर दोस्तों आपका बीठड़ी। और पहली प्राइवेट की अगर आप लोग देखें तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपके जो है वो बड़ा बाग। केवल अगर आप जैसलमेर की देखें तो अमर सागर, बड़ा बाग,
हंसुआ, पोहरा, सोडा साधन। हाँ, उसके अलावा दोस्तों जो है वो धर्मोत्तर और देवगढ़, दोनों आप लोगों की प्रतापगढ़ की है। हर्ष पर्वत सीकर है। और जसवंतगढ़ उदयपुर है। और ये जरूर याद रखें कि आपकी पहली पॉलिसी 2000 में आई थी, और अभी लेटेस्ट पॉलिसी आपकी 18 दिसंबर 2019 को। अब बायोमास पढ़ते हैं। सिंचाई की क्लास सभी कवर कर लेना भाई, उसमें सिंचाई और विद्युत पूरा साथ पढ़ाया हुआ है। क्लियर। बताओ। ऊर्जा और जनगणना दोनों की पीडीएफ आपकी क्लास के अंदर जब ऊपर होता है तो उसके ऊपर जो है वो देखना नोट सेक्शन बना हुआ है, वहां आपको मिलेगी। मिल गए ना, सबको मिल गया, वो आपसे ढूंढना नहीं जा रहा, मैंने पहले वाली क्लास में बताया। इससे अगला टॉपिक केवल एक खनिज करवाऊंगा, और फिर देखते हैं, फिर आपकी ज्योग्राफी की मूल क्लासेस चालू हो जाएंगी, वो पढ़ना तुम लोग, और इनके मैं टेस्ट लूंगा जो करवाए हैं पहले मैंने। जो मैंने मिल गई। हाँ, पहले इन जो है वो ये जो टॉपिक करवाए हैं इनके मैं टेस्ट लूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। अब मैं पॉलिटी चालू करूंगा। एक खनिज खनिज का टॉपिक मैं आपको इस शनिवार रविवार तक कंप्लीट करवा दूंगा, फिर परिवहन बाद में करवाऊंगा। चले, अब बायोमास एनर्जी पढ़े, मिल गई इतनी देर में। चलो बढ़िया, बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब जो है वो दोस्तों जो है वो अगर हम लोग बात करें बायोमास एनर्जी की, तो हमारे यहाँ आज के दिन मार्च 2024 तक अगर आप लोग देखें तो अपने यहाँ पर कितने 128 मेगावाट के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब ये कह रहे हैं 28 मेगावाट के जो है वो लगभग 2 संयंत्र बंद भी है, लेकिन वो बात छोड़ो। अगला आपसे एक क्वेश्चन यही पूछेगा, 128.45 मेगावाट क्षमता के 128.45 मेगावाट क्षमता के जो है वो आपके यहाँ 14 बायोमास संयंत्र जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो क्या हो चुके हैं, स्थापित किए जा चुके हैं। वो बात अलग है कि इनमें से 2 जो टोटल 28 मेगावाट के हैं वो दोस्तों बंद हैं। ठीक है, बंद पड़े, हम क्या करें। अब इसमें से अपने को वही 14 में से 2 12 तो करना नहीं, 128 में से 28 निकाल के 100 तो करना नहीं ना, ऐसा जानबूझ के नहीं करना। अगलों ने ये फैक्ट दे रखा है, यही याद करना। तो जो भी मेजर सोर्स क्या हैं बायोमास के, कृषि एग्रीकल्चर जो आपका वेस्टेज है, चावल की भूसी, सरसों की तूड़ी हो गया, डंठल हो गया, शहरी कचरा हो गया, विलायती बबूल हो गया, क्या काम का बबूल बिना मतलब का, हाँ एक तरह की खरपतवार ही है। तो इन सब से जो है वो हम बायोमास एनर्जी जो बनाते हैं, बायोमास एनर्जी हम लोग जो बनाते हैं। बायोमास और बायोगैस में अंतर है भाई साहब। बायोगैस एक अलग प्रोसेस है जिसमें किण्वन के माध्यम से जो है वो आप लोगों के यहाँ पे जो है वो बायोगैस संयंत्र होते हैं, जिसके अंदर जनरली पशु अपशिष्ट जो है वो ज़्यादा यूज आता है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर गोबर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज आती है। तो बायोमास एनर्जी में एग्रीकल्चर वेस्टेज, शहरी वेस्टेज और जो अर्बन एरिया का वेस्टेज है वो सारा यूज आके हमारे यहाँ 128 मेगावाट के 14 बायोमास संयंत्र हमारे यहाँ लग रखे हैं। वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो आने वाले टाइम में 8 बायोमास संयंत्र, 105 मेगावाट के 8 बायोमास संयंत्र का काम चल रहा है। इसका क्या चल रहा है, काम चल रहा है। ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। याद रख लेना, आपको क्या याद रखना है कि आपके यहां पर जो है वो लगभग दोस्तों जो है वो 14 बायोमास संयंत्र 128 मेगावाट के तो लग चुके हैं, और जो है वो 8 बायोमास संयंत्र 105 का काम चल रहा है। फिर इसको जोड़ने की गलती मत करना, फिर इसको जोड़ने की कोई गलती नहीं करनी। ये 2 फैक्ट आप लोगों को याद रहने ही चाहिए। 2 फैक्ट आप लोगों को क्या रहने चाहिए,
याद रहने ही चाहिए कि भाई जो है वो अपने यहाँ पे 14 बायोमास संयंत्र जिनकी कैपेसिटी 128 मेगावाट है वो तो स्थापित हो चुके हैं, और 8 बायोमास संयंत्र जिनकी कैपेसिटी 105 मेगावाट है उनका कार्य प्रगति पर चल रहा है, उनका कार्य प्रगति पर चल रहा है। और 2 बायोमास संयंत्र जिनकी 28 मेगावाट कैपेसिटी है वो अभी बंद चल रहे हैं, वो भी क्या चल रहे हैं, बंद चल रहे हैं। ये तीनों फैक्ट अलग अलग ही पढ़ने पड़ेंगे, सर्वे में भी अलग अलग ही है, सर्वे में भी अलग अलग ही है। अगर हम लोग बात करें हमारे यहाँ पे तो बायोमास एनर्जी पहले 2019 में आई थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो आपके यहाँ राजस्थान सरकार में बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी जो है वो कब आई है, 29 सितंबर 2023 को आई है। कब आई है, 29 सितंबर 2023 को राजस्थान सरकार ने बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जो है वो जारी की है। बायोमास हाँ एवं है वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जो है वो जारी की है। तो ये आपके 29 सितंबर को नई पॉलिसी है। अगर हम बायोमास के संयंत्र पढ़ें तो 7-8 के नाम याद होने चाहिए आप लोगों को। कुछ है जैसे अजमेर में ही होगा, कोई समस्या नहीं है, अजमेर में ही होगा, कोई समस्या नहीं है। बालोतरा में ही होगा, कोई समस्या नहीं है। कुछ हैं जिनको पूछ सकता है, जैसे राजस्थान का पहला पदमपुरा बायोमास संयंत्र गंगानगर में लगा, राजस्थान का फर्स्ट बायोमास संयंत्र था जो आपके यहाँ गंगानगर में लगा। खेड़ली बायोमास संयंत्र जो कि क्योंकि सरसों अलवर में ऑलमोस्ट सरसों ही होती है तो जो है वो अलवर के अंदर है खेड़ली बायोमास संयंत्र, ये अजमेर में ही है, विलायती बबूल पर ऑलमोस्ट। उसके अलावा रंगपुर बायोमास संयंत्र जो है वो कहाँ पे, कोटा के अंदर है। उनियारा कहाँ पे, देवली उनियारा आपके जो टोंक में है। देवली कहाँ पे दोस्तों, आपके जो वो टोंक में है, बालोतरा में है। तो इनमें से जो 2-3 पूछे जा सकते हैं, जैसे पदमपुरा पूछा गया एक बार, खेड़ली पूछ सकता है, रंगपुर पूछ सकता है। भाई अजमेर में ही है, उनियारा टोंक में है, देवली टोंक में है, बालोतरा में, इसमें तो क्या पूछेगा। अगला आपसे ये मिलान करवा सकता है कि पदमपुरा बायोमास संयंत्र जो कि पहला बायोमास संयंत्र है ये दोस्तों आपके यहाँ कहाँ है, तो आप वहां पे बता सकते हो जी गंगानगर में है। क्या है, गंगानगर में है। यह पूछ सकता है खेड़ली बायोमास संयंत्र कहाँ पे है, तो आप अगले को बता सकते हो जी अलवर के अंदर है, सरसों पे डिपेंड है कंप्लीटली। या अगला पूछ सकता है रंगपुर बायोमास संयंत्र कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो कोटा के अंदर है। इनमें अगला पूछ सकता है, और सबको पता है कि देवली टोंक में है, उनियारा टोंक में, अभी तो चुनाव में भी वैसे पॉपुलर जगह थी। उसके अलावा दोस्तों बालोतरा में है, अजमेर में है। तो इनमें तो क्या ही पूछेगा अगला, इनमें तो अगला क्या ही पूछेगा। तो आप लोगों को ये जो है वो बायोमास संयंत्र का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे यहाँ पे 14 बायोमास संयंत्र 128 मेगावाट के स्थापित हो चुके हैं। हाँ 8 बायोमास संयंत्र 105 मेगावाट के जो स्थापित हो रहे हैं। 2 बायोमास संयंत्र जो कि 28 मेगावाट के हैं जो बंद हो चुके हैं। हमारी पॉलिसी 29 सितंबर जो है वो दोस्तों 2023 को जो है वो आई है। और याद रखें ये आपका पहला बायोमास संयंत्र है। फिर मैं आगे चलूं, पहला बायोमास संयंत्र है। ये किस किस को क्लियर, अब करेंगे लास्ट में एक जगह इस टॉपिक को, 3 दिन होगा ना पढ़ते हैं। हाँ पदमपुर गंगानगर में बता दी, पदमपुर गंगानगर अंडर कंट्रोल। हिना जी अपलोड कर दी है, ऐसे क्या हो रखा है आपको। बुक से संबंधित बात ना पूछें, आपको हमने बार बार बता दिया है। जो 4 बुक आ चुकी है वो उनको आपको पता ही है। हमारी भी घनी इच्छा है, लेकिन हम इतने बड़े भी कोई पब्लिकेशन नहीं है बूस्टर अकेडमी, है ना, कि मतलब इतनी बड़ी रिस्क भी हम ले में। तो एक बार जिलों पे संशय चल रखा है तब तक आपकी राजस्थान ज्योग्राफी की बुक जो है वो होल्ड पे रहेगी। राजस्थान जियो की बुक आपकी होल्ड पे रहेगी, क्योंकि हाँ आमदनी हुए नहीं हुए घाटा नहीं लगना चाहिए एटलीस्ट। तो आपको जो है वो पीडीएफ हम उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन बुक एक बार नहीं निकलेगी, पहली चीज क्लियर। इंडियन पॉलिटी हिंदी अंग्रेजी दोनों पीडीएफ के साथ में टॉपिक के साथ साथ पढ़ाऊंगा। इंडियन पॉलिटी की अभी कोई संभावना नहीं है, और जिसका एकमात्र कारण है
कि कोई भी किताब तभी निकलती है जब मैं बैठता हूँ 15-20 दिन, मेरे पास कतई टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को 2 सब्जेक्ट कवर करवाना है, करंट अलग से कवर करवाना है। तो आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, और बहुत अच्छी बात है अगर बुक नहीं है तो, क्योंकि फिर बाद में आपके पास ही कंटेंट होगा। तो पीडीएफ मिलेगी, प्रिंट निकलवाना और बढ़िया पढ़ना। डाउट क्लियर? नहीं पूछोगे दोबारा? ठीक है। करंट अफेयर की आपकी बुक जो है वो 20 तारीख को आ जाएगी, करंट अफेयर की, वो पढ़ना। हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी एक क्षमता होती है। अगर मैं किताब में लगूंगा तो पढ़ाएगा कौन, और मैं किसी दूसरे के भरोसे काम छोड़ नहीं सकता। ठीक है। तो ये इतनी सी सिंपल बात है। पूरी पीडीएफ एक साथ नहीं मिल सकती, जो कि संभव नहीं है। मैं हमेशा कंटेंट में अपडेट करवाता हूँ, मैं टॉपिक तैयार करवाता हूँ, अगले दिन पढ़ाता हूँ। अब दोबारा तो बात करने को जरूरत नहीं। एक, हाँ, इंडियन इको की क्लास और इंडियन पॉलिटी की क्लास दोनों 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 1 दिसंबर से, और 31 दिसंबर तक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अरे भाई, अब ऑफ कर दूं कमेंट बॉक्स? अब यूं ज्यादा कोई सूचना चाहे कोई तो बता देते हैं। आ जाओ। अब ये इतना तो आपने पढ़ लिया, तो 2-4 इंफॉर्मेशन और ले होता है कि इस टॉपिक में परिपूर्णता है। इतना तो आप जनरली हर जगह ही पढ़ते हैं। एक बायोगैस संयंत्र भी पढ़ो। गोबर गैस पर आधारित होते हैं, मैथेन पे आधारित होते हैं, घरेलू विद्युत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये उनकी बायोगैस में कोई बहुत बड़ा मतलब उत्पादन हो जाए, लेकिन अगर बायोगैस प्लांट घर में लगा हुआ हो तो 2-4 ट्यूबलाइट सी जो जग जाती है। जनरली खेत में लगाते हैं लोग, जहाँ पे जो है वो गोबर गैस पर आधारित होता है। ये एक आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा बायोगैस। तो अगर कोई पूछ ले मैक्सिमम बायोगैस के संयंत्र कहाँ है, तो उदयपुर में है। अगर कोई पूछ ले आपके यहाँ पे मैक्सिमम बायोगैस के संयंत्र कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। तो गोबर गैस आधारित जो आपके प्लांट होते हैं वो बायोगैस प्लांट कहलाते हैं। मेथेन प्रमुख घटक है, घरेलू विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर में। फिर बायोडीजल पूछ लें, तो बायोडीजल आप लोगों को पता है कि हम पेट्रोल और डीजल के अंदर जो है वो इसको मिक्स करते हैं। अभी 10% कर रहे हैं, 20% का हमारा टारगेट है। ठीक है। तो इजराइल पद्धति पे हम लोग जोजोबा, होहोबा, रतनजोत, जेट्रोपा, इनका जो है वो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इनका हम लोग जो है वो उत्पादन कर रहे हैं। और बायोडीजल के अंदर दोस्तों आप लोग याद रखें, आपके यहाँ पे जोजोबा के फार्म हाउस अपने यहाँ जो है एक तो फतेहपुर सीकर में, एक ढूंढ, एक जो ढूंढ जयपुर में, एक फतेहपुर सीकर के अंदर है और एक ढूंढ जयपुर के अंदर है। ये आप लोगों को जो है वो ये याद होना चाहिए, क्योंकि बायोडीजल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे पेट्रोल और डीजल में मिक्स किया जाता है, ताकि जो है पर्यावरण प्रदूषण में कमी आ सके। और बायोडीजल जो है वो दो आपके जो तिलहनी फसल होती है, जो वृक्ष जनित तिलहन है, जोजोबा, होबा, रतनजो, जेट्रोपा, इजरायली पद्धति है जनरली, तो इनका उत्पादन हम कर रहे हैं। एक तो कोई आदमी अगर बीकानेर जाएगा तो फतेहपुर बीच में आता है, बीड़ के पास में, जैसे फतेहपुर में आप देखोगे ना तो बहुत बड़े बड़े आपको जो है वो जोजोबा के जो फार्म हाउस मिलेंगे, सरकारी खुद के, वो काम उसको मिलाते हैं बायोडीजल के रूप में। एक दोस्तों आपके ढूंढ में लगे हुए हैं, तो फतेहपुर और ढूंढ को याद रख लेना। बायोडीजल जोजोबा, होबा के वहां पे जो है वो बड़े बड़े फार्म हाउस लगे हुए हैं, और जिनसे दोस्तों हमारे यहाँ बायोडीजल बनता है, जो कि हम लोग जो मिक्स करते हैं। उसके अलावा एक करंट में यह था कि कोटा में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो देवनारायण योजना है। और आप लोगों को पता होगा देवनारायण योजना कोटा में एकमात्र ऐसी योजना है, पूरे राजस्थान में क्या भारत में एकमात्र योजना है, जिसके अंदर जो है वो दोस्तों सरकार केवल जो है वो मकान नहीं बना के दे रही है, मकान के साथ साथ मकान के साथ साथ बाड़ा भी बना के दे रही है। मतलब आवास के साथ साथ दोस्तों जो है उनके लिए दोस्तों जो है क्या उपलब्ध करवाया जा रहा है, उनके लिए जो है वो दोस्तों जो है वो पशुपालकों के लिए जो है वो हाँ बाड़ा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये अच्छी चीज है। तो इसलिए जो है वो दोस्तों जो है आवंटित आवास के पास लगाए गए गोबर गैस प्लांट से जो है वो दोस्तों प्रतिदिन 3000 किलो कंप्रेस्ड बायोगैस जो आपके जो है वो हाँ कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो बनाई जा रही है। इससे वहां के 1200 घरों को बिजली मिल रही है। ये एशिया में बायोगैस प्लांट से गैस सप्लाई होने वाली सबसे बड़ी कॉलोनी है। बायोगैस से जो है वो गैस सप्लाई होने वाली भी सबसे बड़ी
कॉलोनी है। तो अगर कोई पूछ ले, क्योंकि ये आपका करंट का पोर्शन है, मैंने इसको एनर्जी में जोड़ा है, देवनारायण आवासीय परियोजना है। क्या है दोस्तों आपके यहाँ, देवनारायण जी महाराज के ऊपर नाम पे देवनारायण जी आवासीय परियोजना है, जिसके अंदर सरकार जो है वो केवल जो है वो आवास ही उपलब्ध नहीं करवा रही है, आवास के साथ जो है वो मकान के साथ पशुपालकों को जो है वो अदर लैंड भी उपलब्ध करवा रही है। अब ये एक ऐसी कॉलोनी होगी जिसमें पशुपालक रह रहे हैं, मान लो ऐसे 300 400 500 घर हो गए, 1200 घर हो गए, तो 1200 गाय भैंस होगी भाई साहब, हो सकती है 2400 गाय भैंस भी हो, 4800 भी हो, 4 भी रखे, कोई 6000 भी गाय भैंस हो। अब 6000 गाय भैंस का भाई साहब गोबर कितना होता है, तो लगभग जो है वो दोस्तों जो है वो 3000 किलो दिन को गोबर हुआ है बेटा। अब ये 1 2 2 4 किलो कम हो सका, पर 3000 किलो दिन को गोबर हुआ, बहुत हुआ 3000 किलो गोबर। तो इससे जो है वो वहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो बनाई जा रही है। कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो तो दोस्तों घरों के अंदर जो है वो क्या गैस सप्लाई में काम आ जाती है, उसकी इन्होंने जो है वो बढ़िया लाइन सप्लाई कर दी, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो 1200 घरों में बिजली भी हो जाती है। तो बताओ है ना अच्छा। तो कोटा का बायोगैस प्लांट भी जो याद रखना, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके टॉपिक को थोड़ा सा परिपूर्ण करती हैं। और तो आप पढ़ने को कहीं पढ़ो भले, हाँ सारी चीज मिलती हैं, लेकिन करंट को टॉपिक में ऐड करने की आदत डालो। जैसे नागरिकता पढ़ रहे हो तो नागरिकता अधिनियम साथ में टिका दो, इलेक्शन पढ़ रहे हो तो वन नेशन वन इलेक्शन साथ में ऐड कर दो। हाँ आई बात समझ में। सर मन आपका भी नहीं लगता बिना कमेंट, ये नहीं लगता तो क्या करें, आदत ही नहीं है ना, कितना मुश्किल होता है इस कैमरे को पढ़ाना। कोई हमारी जगह आके देखो तो पता चलेगा। वो तो मैं तो इस चीज में पारंगत हूँ इतने सालों से हैं, इसलिए मैं जो है वो तुम्हारी ऑनलाइन को भी तुम्हें ऑफलाइन की तरह जीवंत करता हूँ, जितना हो सकता है कि क्लास को सजीव बनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं तुम खुद सोचो यार, इस कैमरे को पढ़ाना, इस स्क्रीन को पढ़ाना कितना भारी काम है। हाँ मैं तो मतलब ऑनलाइन के अंदर सबसे पहले समायोजित होने वाले टीचरों में हूँ, और मुझे मतलब ऑफलाइन पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस 2 ढाई साल का है, तो मैंने ऑफलाइन भी खूब पढ़ाया मेरे टाइम में 2 ढाई साल बढ़िया खींच के। लेकिन मैं पहले जब हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे मेरे को लगता था ये ऑनलाइन वाला काम ऐसा ही है, कौन पढ़ाए कैमरों को, लेकिन अब इसको ऐसे पढ़ाना बहुत, हाँ मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो कर देता हूँ जैसे जैसे तुम्हें हंसा हंसू के टॉपिक पढ़ा पढ़ू के बीच बीच में तुम्हें ऐसे। अब अगर मैं 15 मिनट से ज्यादा कमेंट बंद कर दूँ, 3 4 सो जा, 5 7 जो है रील देखने लग जा, 10 12 मैसेज में लग जा, तो मन तो बार बार कमेंट सेक्शन जो है वो चालू इसलिए करना पड़ता है कि भाई रुक यही रुक, जीवन में अगर आनंद है तो वो बूस्टर पर ही है, इसके अलावा कहीं आनंद नहीं है। और हर जगह बिना मतलब का जो है वो क्या है, हाँ मोह माया है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसे, नहीं तो ये जो हाँ 2 4 तो जाने ही वाले थे। हाँ अभी अगर मैं 10 मिनट कमेंट सेक्शन चालू नहीं करता ना, भाग जाते हैं ना लोग, नहीं तो सिलेक्शन सबका ही हो जाए भाई। मतलब पढ़ते तो राजस्थान में ये तो मानते हो 50 1 हजार टाबर तो पढ़ते ही हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ एक बाजी कह रहे सर मजा तो हिस्ट्री पॉलिटिक्स है उसमें ही आता है, तो यार मजा तो इको में मजा कहाँ है। ये तो मैं धिंगाणों कर करके था थोड़ा यहाँ बुढ़ा बुढ़ा के बातचीत करवा के कंटेंट को इंटरेस्टिंग बना के ये बायोगैस प्लांट बायोमास और विंड एनर्जी पढ़ा रहे हैं। कौन आदमी चाहता है कि विंड एनर्जी पढ़े, सोलर एनर्जी पढ़े, सबको मजा। जैसे कल मैंने तुम लोगों को एक ही पढ़ाया, कितना मजा आया कि वाह वाह गुरु जी कहानी, नवाब कुत्ते नवाब के बीवी बच्चों को छोड़ गया, मजा तो उनमें आता है, इको में कहाँ मजा है। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, शेयर मार्केट, कोई है ही नहीं, आनंद थोड़ी है इनके अंदर। ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मतलब मैं धक्को दे देर काम काट रहे हूँ, और कोई मतलब थोड़ी है। मेरे को कभी कभी लगता है हिस्ट्री में स्कोप ज्यादा अच्छा है ना। नहीं नहीं अनिल जी, हम जो है वो राजनीतिक बात नहीं करेंगे। ओके, अब करंट अफेयर के अंदर भी थोड़ा सा देखें, उसके ऊपर भी जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। करंट अफेयर पे भी थोड़ी सी बात हम लोग जो है वो कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा याद रहे। लेकिन इससे पहले एक चीज और एक्स्ट्रा की पढ़ो, ताकि आप लोगों को जो है वो और अच्छे से याद हो सके। हमने सारी चीजें पढ़ी, सारी चीजें याद करी, सबका जो है मैं रिवीजन भी अब आप लोगों को करवाऊंगा, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होने वाला है। एक दो चीज और पढ़ो, जो उस समय जब अपन पढ़ रहे थे टॉपिक, तो उस समय एक दो चीजें रह गई थी,
और वो रही तो क्या थी, मैंने रोक की थी, मगर एक बार रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, एक बार रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें आपके यहाँ पे किसके बारे में दोस्तों, कि जो है पावर प्लांट के अंदर ऐसे पावर प्लांट, कौन सा पावर प्लांट, जो राज्य के अन्य बाहरी राज्यों में जो है वो दोस्तों आपका जो कौन कौन से पावर प्लांट है, इनको भी थोड़ा सा पढ़ लो यार, पढ़ लोगे एक लिस्ट और, है ना, ये पूरा एक लिस्ट और, ये जो पावर प्लांट 8-9 पावर प्लांट है ना, ये और याद कर लो, और छोड़ो फिर बाद में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या एक कभी कभी पूछ लेते हैं, सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना है, ये दोस्तों कहाँ है, इसमें कौन कौन हिस्सेदार है, तो कृपया करके एक तो इसको एमपी मत कराना, मैंने एकदम प्रॉपर पूरे रिसर्च करवा के आपका जो है एनटीपीसी की साइट पे जो है ना यही दिखा रहा है आपका। तो सिंगरौली अलग है, रौली अलग है, सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। हम 300 मेगावाट यहाँ से लाते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना उत्पादन होता है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें कितना मिलता है, ठीक है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो है वो ये जो सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना है ये कौन से राज्य में है, और राजस्थान की भागीदारी है क्या, जी राजस्थान की भागीदारी है, राजस्थान की भागीदारी है। तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश है दोस्तों, आपके जो है वो राजस्थान। एक तो ये, एक आपसे पूछा जाए मेजा थर्मल पावर प्लांट ये प्रयागराज में है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और राजस्थान। फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लांट रायबरेली में है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अब यहां से 5% आता है, कहीं से हमें 10% मिलता है, कहीं से हमें 15% मिलता है, ये सारी अलग बात है, मैंने भी पढ़ा है बीएस मीणा जी। फिर बाद में मतलब एनटीपीसी की साइट पे जाके देख लिया, सब कुछ देख लिया। ये पावर प्लांट जो है ना ये दोस्तों आपके जो यूपी में है, ये ना मेरे को भी यही था, फिर बाद में मैंने साइट पे जाके सब जगह देख लिया। अब क्या करें, तो नहीं तो मेरा ही गणेश जी करता है सिंगरौली जो है वो मैं आपके एमपी में कर दूं, लेकिन ताप विद्युत परियोजना है ये आपके यूपी में है। ये आपकी जो है वो कहाँ है, सोनभद्र, हाँ ये आपकी जो है कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। भाई आप खुद जाके एक बार एनटीपीसी की साइट पे देखो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गुरुजी आपने तो जो है वो रणथंभौर को कम बताया। अब मैं हमेशा जो ना साइट के अनुसार चलता हूँ। तो आप नेशनल अगर टाइगर रिजर्व का अगर आप नाप देखें तो आप मुझे बताओ स्टेट गवर्नमेंट की मानोगे या टाइगर रिजर्व अथॉरिटी की मानोगे, किलोमीटर किसकी मानोगे तुम, स्टेट गवर्नमेंट के मानोगे या टाइगर रिजर्व अथॉरिटी के मानोगे। जब टाइगर रिजर्व मामला किसका है, केंद्र का है, तो आप केंद्र के डाटा मानो ना यार, राज्य वाले डाटा क्यों मान रहे हो, राज्य वाले डाटा सही हो या नहीं हो, जब नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने जो डाल रखा ना वो मानो। अब आपकी 2-4 किताब में आ जाती है, आप उसको डाल देते हो। इससे गलती ये होती है, अगर हम हमारे टाइम में पढ़े, हमने जब 2018 वाला मेरे को याद आ रहा है 2016 या 18 के अंदर है न्यूज़पेपर में ये डाल दिया था कि छबड़ा के अंदर जो है वो स्टार्ट हो गई है और छबड़ा सबसे बड़ा पावर प्लांट है। न्यूज़पेपर में 2 महीने पहले बात आई थी, पेपर था भाई साहब, अपन सबसे पहले छबड़ा करके आए, राज्य हो गया है भाई छबड़ा अपना सही है, छबड़ा अपना सही है, छबड़ा अपना सही है। आरपीएससी ने नहीं माना, आरपीएससी ने नहीं माना तो लोग जो है न्यूज़पेपर लेके गए, और न्यूज़पेपर लेके गए कि जो है वो बताओ आप मानो। आरपीएससी ने कहा भाई साहब आर रिव्यू एनएल ने कहा है क्या कि छबड़ा पड़ा है या आपका सूरतगढ़ बड़ा है, कहा जी आर रिव्यू एनएल ने तो नहीं कहा। किसने कहा, दैनिक भास्कर पत्रिका ने कहा है, तो फिर दैनिक भास्कर पत्रिका से नंबर ले लो। सबके साथ हुआ था ये जो आपका जो ये सीन हुआ था 2016 की बात है या 16 या 18 की बात है। एक बार छबड़ा की एक इकाई जो है वो लगी, और लगते ही जो है वो बाद में जो है वो कहते हैं कि वो सरपास कर गया, आपका जो है वो इससे भी बड़ा पावर प्लांट बन गया था, ठीक है। तो वो उन्होंने लगाई थी, उत्पादन क्षमता जो है वो मतलब उस दिन इनॉग्रेशन हो गया था, लेकिन प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ था, प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ था। और जब तक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड नहीं मान रहा तब तक आरपीएससी नहीं मान रही। तो टाइगर रिजर्व के अंदर भी जो है मेरा ये 18 वाली बात है शायद, ये मेरा ये मानना है टाइगर रिजर्व के अंदर कि आप लोगों को एटलीस्ट, हाँ वो नहीं माना, मेरा भी प्रश्न गलत हुआ, वो तो नहीं माना तो नहीं माना। तो कुछ चीजें सोर्सेज होते हैं वो रिस्क पे रहते हैं तो रहते ही हैं भाई, उसके अंदर आप और मैं कुछ नहीं कर सकता, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को याद आ रहा होता है कि 2018 में क्वेश्चन था नया सवेरा, मतलब टाबर टाबर को पता है नया सवेरा एक सिंपल सा जो है डोडा पोस्ट की जो लत लग रखी है जिन लोगों की, उनकी नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाता।
हम्म, सही है ना अरविंद जी मेरी बात? यूपी में है, 50 किलोमीटर दूर है एमपी से। वेरी गुड। शक्तिनगर यूपी में है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, नया सवेरा 2018 के अंदर किसी को भी पूछ लो, मतलब वसुंधरा जी ने उस समय स्टार्ट किया था, जो डोडा पोस्ट ये जो थे, ये ठेके बंद किए थे, डोडा के एरिया ठेके, तो नशा मुक्ति के लिए चलाया था ये प्रोग्राम। आया प्रोग्राम आते जो है पर्सन आया, पर्सन आते जो है वो भाई साहब, फिर आरपीसी ने नहीं माना, आरपीसी ने नहीं मारा तो वापस रेट लगाई लोगों ने। आरपीसी ने कहा देखो भाई साहब, हमें मतलब नहीं है, नया सवेरा कार्यक्रम अल्पसंख्यक विभाग का सेंट्रल लेवल पे जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम वर्ग है, उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए, छात्रवृत्ति के लिए चलता है। तो कुछ चीजें रिस्क पे होती हैं। हम उन दो चार माइनर चीजों से ज्यादा बेटर है कि हम अपने एफर्ट पूरे लगा रहे हैं। लेकिन अब एक दो में आरपीसी नहीं माने तो नहीं माने, अपन क्या करें? आरपीसी जब खुद पेपर बनाती है उससे गलती हो रही है 15-15, तो आप 95% 98% एक्यूरेसी पे हो ना, तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, दोनों ऑप्शन थे, डोडा पोस्ट ऑप्शन था उसके अंदर, फिर नहीं माना इन्होंने। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है वो, और ये आपका सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना यूपी के अंदर है। मेजा आपके जो यूपी में है, फिरोज गांधी यूपी में हमारा पार्ट है। और दोस्तों जो है वो रिहंद, ये भी दोस्तों आपके कहां पर है? रिहंद थर्मल परियोजना सोनभद्र उत्तर प्रदेश, ये भी आपके यूपी में है। इसमें भी हमारा पार्ट है, इसमें भी हमारा पार्ट है। तो ये भी आप लोग जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें। रिहंद थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र उत्तर प्रदेश जो है वहां पे लगा हुआ है, राजस्थान का पार्ट। अब फिर मैं आपको कह रहा हूं कि कितना उत्पादन करते हैं, हमारा कितना परसेंट है, आप देखने के लिए देख लो। इतने डाटा याद नहीं किए जा सकते, इतने डाटा याद नहीं किए जा सकते। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि याद करो, लेकिन अगर पूछ ले अगर आप कि निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नहीं है, तीन ऑप्शन दे दे और एक बीच के अंदर जो है वो दोस्तों आपका जो डाल दे, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट भागलपुर बिहार में से। कहा? भागलपुर बिहार। भागलपुर जानते हो तुम लोग? भागलपुर जानते हो क्या? कौन कौन जानता है भागलपुर? भागलपुर अगर नहीं जानते हो तो नया शर्मा को जानते हो? कहाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मूवी आई थी इमरान हाशमी के साथ। हाँ, कनाडा संबंधित क्रूक से एक मूवी आई थी, याद आ रहा है कुछ? हाँ, भागलपुर की है। और तो तुम्हें कैसे याद कराऊं, इनके पिताजी ने अभी चुनाव भी लड़ा था सांसद का, है ना, तो इन्होंने रोड शो भी किया था, उस समय ट्विटर पे काफी चल रहा था। नहीं जानते? तुम्हारा जीवन तो बहुत बढ़िया, अगर तुम नहीं जानते तो। ठीक है, तो जो है वो याद रखें दोस्तों, कहलगांव सुपर थर्मल पावर परियोजना है। मैं क्यों जानता हूँ, मैं भी धीरे धीरे बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो क्या याद रखना है तुम लोगों को? कहलगांव सुपर थर्मल परियोजना आपको भागलपुर बिहार याद रखनी है। इसमें बिहार का भी हिस्सा है, उड़ीसा का भी है, सिक्किम का भी है, झारखंड का भी है, वेस्ट बंगाल का भी है, राजस्थान का भी है। इसका है नहीं, हमें नहीं मतलब, राजस्थान को भी 48 मेगावाट मिलती है, 48 मेगावाट मिलती है। और कभी ये प्रश्न पूछ लिया ना तो बैठे रहोगे, कहलगांव था परियोजना कहाँ पे है, सुपर थर्मल परियोजना। ठीक है, हाँ, याद रह जाएगा। तो अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं करोगे ना, उस तरीके से सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है जो कि बैतूल एमपी में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों के संयुक्त में 125 मेगावाट इसमें से मिलता है। तो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट बैतूल एमपी के अंदर। उसके अलावा टाडा थर्मल पावर परियोजना, ये अम्बेडकर नगर यूपी, इसमें भी हमें थोड़ा मिलता है। और मुद्रा अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट है या गुजरात कच्छ में, इसमें भी हमारी भागीदारी है, बन रहा है भी, सबसे बड़ा बनेगा आने वाले टाइम में, इसमें भी हमारी भागीदारी है। इसलिए 8 याद करवा रहा था। भागलपुर को रेशम शहर भी कहते हैं, अबरक भी मिलता है। सही बात है, ये तो मेरे को पहले ही पता था, तुम कहते तो पहले मैं यही बता देता। मुझे लगा तुम्हें रेशम और अबरक से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने बताया नया का तो एग्जाम्पल, और मेरे को क्या जरूरत है भाई, तुमको आगे से अगली बार पढ़ाऊंगा तब जो अबरक से याद करवा दूंगा, हो ही जाएगा तुम्हें अबरक। ठीक है, तो ये 8 परियोजनाएं एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। रिहंद, सिंगरौली,
आपकी फिरोज गांधी मेजा परियोजना, उसके अलावा दोस्तों आपकी जो है वो टाडा थर्मल पावर परियोजना, इनमें यूपी के साथ राजस्थान भी जो है वो हिस्सेदार है, राजस्थान भी जो हिस्सेदार है। सतपुड़ा एमपी के अंदर है, राजस्थान हिस्सेदार है। कहलगांव भागलपुर बिहार में है, राजस्थान हिस्सेदार है। मुद्रा हाँ मुंद्रा में बनेगा ये कच्छ गुजरात में है, राजस्थान हिस्सेदार है, राजस्थान हिस्सेदार है। और सिंचाई परियोजनाओं के साथ मैंने जल विद्युत वहीं पढ़ा दिया था तुम लोगों को, तो बार बार मेरे हिसाब से पढ़ाने की कोई आवश्यकता है नहीं, बार बार जो है वो पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, पक्की बात। चोर तो खूब अच्छा पढ़ा तुम लोगों ने ये टॉपिक मेरे हिसाब से। ऐसे ही पढ़ते रहो तुम लोग, आनंद लेते रहो। तो ये टॉपिक कंप्लीट है। ये जो हुए हुए टॉपिक हैं आप लोगों के, जिसमें फॉर एग्जांपल आपके टॉपिक कृषि हो गया, उद्योग हो गया, जनगणना हो गया, पर्यटन हो गया, सिंचाई हो गया, ऊर्जा हो गया, लगभग ये टॉपिक मैंने अभी पढ़ा दिए हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ ऐसी सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सारे टॉपिक में 15 फरवरी से वापस पढ़ाऊंगा, इनमें अपडेट आ जाता है हर बजट के बाद। वन्य जीव हो गया, एक वन्य जीव भी हो गया ना, एक वन्य जीव भी हो गया। लेकिन मेरे कुछ और टॉपिक पढ़ाने की भी इच्छा है, अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा हो तो, अगर तुम्हारे पढ़ने की इच्छा हो तो। ये सारे टॉपिक मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, ये सारे टॉपिक पहले ये चीज समझ लो। अभी आपको आर एस प्री दे के आना है, आप ये पेपर दे के आए, इसके बाद में जब वापस आप चाहे फर्स्ट ग्रेड दें, ईआरओ दें, पटवार वीडियो दें, मैं इनका रिवीजन एक बार जो है वो जनवरी में आप लोगों को करवाऊंगा, फरवरी में वापस पढ़ाऊंगा नए डाटा के साथ। तो एक चीज ये तो कन्वेंस हो, सारे लोग देख लोगे, ये हर बैच के अंदर अपलोड है, पढ़ लोगे। अब जो बचे हुए टॉपिक है ना, तो इसमें मेरी इच्छा कुछ टॉपिक और पढ़ाने की है। फॉर एग्जांपल एक खनिज का टॉपिक, एक परिवहन का टॉपिक, एक पशुधन का टॉपिक, एक वन रिपोर्ट, एक दोस्तों जो है वो आपकी वन रिपोर्ट, एक जो है वो जल संरक्षण की परंपरागत प्रणाली, ये 5 टॉपिक पढ़ाने की मेरी और इच्छा है। तो तुम बताओ तो मैं पढ़ा दूं। सर हम पुराने वालों को 3 ही टेस्ट फुल मिले, 3 मिले हैं, वो 60 टेस्ट सीरीज एकदम फ्रेश है। अब हर बार तुम लोगों को 21 टेस्ट 20 टेस्ट गणे दे दिए, ऐसे मत करो। पशुधन तो इको में पढ़ना ही है आपको। तो पहले कल खनिज चालू करते हैं, फिर परिवहन, धीरे धीरे ये भी करते हैं। इसके अलावा कोई ज्योग्राफी का टॉपिक जो तुम्हें लग रहा हो कि और पढ़ाना चाहिए? इसके अलावा मोहित तेरे को सोहित ने बताया होगा कि मॉडर्न पढ़ना सर से नहीं। ये जो ज्योग्राफी के कोर ज्योग्राफी के टॉपिक है, जिसमें भौतिक विभाजन का टॉपिक है, अपवाह तंत्र का टॉपिक है, जलवायु का टॉपिक है, मृदा का टॉपिक है और वनस्पति का टॉपिक है, ये ज्योग्राफी वाले सर ही करवाएंगे। मैं फिर बाद मेरे को इको पॉलिटी भी करवानी है, तो इतने पढ़ा दूं बहुत है। ये जो प्योर ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, ये एक बार सर से पढ़ो, क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत लोड है। वैसे भी ज्योग्राफी मैंने बहुत पढ़ाई है तुम लोगों को।
हाँ ठीक है, तो जाओ, आज के लिए बहुत है, सफिशिएंट है। कल राजस्थान करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन कराना भाई। नहीं संजय, कोई जान पहचान वालों कमेंट नहीं रहते, सब का ही लेते हैं जी। बेगराज जी 13 फरवरी याद कर लो। टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, कोई बात नहीं, आप टेस्ट दो, नंबरों ही मत सोचो, एकदम लास्ट एक महीने में बढ़ जाएंगे। इन जो 6 टॉपिकों के टेस्ट ले सकता हूँ क्या? जैसे एक वन्य जीव का टेस्ट हुआ, वैसा एक टेस्ट बना लूं क्या सिंचाई का? बना ले, जाओ मौज करो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। कल खनिज चालू करते हैं अलग तरीके से। जैसे मैंने तुम लोगों को वो टॉपिक पढ़ाया ना कल, एकीकरण वाला, वैसे ही खनिज पढ़ाऊंगा। तो कल मैं पूरे दिन लगवा के बनवाता हूँ पीपीटी शानदार से तुम्हारे लिए।